हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नातेदारी व्यवस्था के बारे में, किनशिप सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने इसके पहले फैमिली पर 2 लेक्चर बनाए हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। हमारे पेड कोर्सेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर 7054161270 पर। हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए और यूपीएससी मेंस और स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन में जो जहाँ भी जिस भी स्टेट में सोशियोलॉजी है उसके मेंस के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनकी फ़ीस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और कुछ डिस्काउंट्स भी आजकल चल रहा है होली तक, तो आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। जो फैसिलिटीज़ हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप लोग उसे ठीक तरीके से देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर के साथ जुड़ जाइए ताकि आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि हमारे लेक्चर बने होते हैं बहुत ही कंप्रहेंसिव ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित आर्टिकुलेशन होता है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं और डाउट सेशन रखे जाते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नातेदारी व्यवस्था। हम सभी नातेदारी संबंधी बंधनों में बंधे हुए हैं। जब से हम जन्म लेते हैं तब से हम नातेदार हो जाते हैं। अब ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि जब से हम जन्म लेते हैं तब से हम नातेदार हो जाते हैं। ये एकदम सही बात है। चाहे तो हम अपने पिता या माता के तरफ के रिश्तेदार हों, दोनों में से चाहे हम रक्त संबंधी नातेदार हों या नातेदारी संबंधी रिश्तेदार हों या संबंध संबंधी नातेदारी की बंधन में हम बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हमारा विवाह होता है तो हमारे विवाह संबंधी नातेदार होते हैं, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे रक्त संबंधी नातेदार होते हैं। यानी कि माँ की संतान पिता की संतान रक्त संबंधी नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत है, जबकि पत्नी से आपके संबंध साली साला ससुर सास के साथ आपके जो संबंध हैं वो आपके विवाह संबंधी नातेदार हैं। तो इस तरीके से हम लोग बहुत व्यवस्थित ढंग से एग्जाम्पल के साथ आसानी के साथ लेक्चर को क्लियर करेंगे। आप लोग आखिरी पर तक लेक्चर में बने रहिए, अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कहा गया कि जो जैविक संबंधों की सामाजिक अभिव्यक्ति को नातेदारी कहते हैं। अब ये जैविक संबंध क्या है? बायोलॉजिकल संबंध। ये क्या होते हैं? जैसे माता पिता भाई बहन इत्यादि, ये क्या है? आपके जैविक संबंध हैं। जैविक संबंधों की सामाजिक अभिव्यक्ति, जैसे कहा गया कि रमेश सुरेश का भाई है, तो कैसे नातेदार हैं? भाई भाई के संबंध हैं। रमेश के पिता दुर्गेश हैं, दुर्गेश और रमेश के कैसे संबंध हैं? फादर एंड सन के नातेदार हैं एक तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। चार्ल्स विनिक ने क्या कहा नातेदारी व्यवस्था पर? चार्ल्स विनिक कहते हैं कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमानित एवं वास्तविक होते हैं। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमानित एवं वास्तविक होते हैं। बिल्कुल, अनुमानित और वास्तविक होने का क्या आशय है? वास्तविक होने का आशय है एक तरीके से रक्त संबंधी जो एकदम 100% क्लियर है। लेकिन जैसे आप देखते हैं गांव में पता लगा कोई होता 10 साल का है और किसी का लगता वो बाबा है, चाचा है ना, ये अलग अलग तरीके से उसके रिलेटिव्स होते हैं। तो इस तरीके से कुछ अनुमानित होते हैं। दूसरा ये भी है कि कई बार ये है कि जब आपका विवाह कहाँ होगा उससे आपकी जो पत्नी है उनसे रिलेटेड जो नातेदार होते हैं, जैसे पत्नी के मामा के बेटे इतने लंबे चौड़े नातेदार होते हैं। जैसे कहा नहीं गया कि 8 प्रकार के 33 प्रकार की और 151 प्रकार की नातेदारी बताई गई है। तो इसी तरीके से अब उनको अनुमानित नातेदार की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिए। फिर हम लोग रेडक्लिफ ब्राउन के संदर्भों में समझते हैं कि वो नातेदारी को कैसे व्यवस्थित ढंग से जस्टिफाई करते हैं। तो वो कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है। नातेदारी क्या है? सामाजिक उद्देश्यों के लिए। भाई, नातेदारी के बंधनों के बिना सामाजिक व्यवस्था कायम नहीं रह सकती, क्योंकि किसी के साथ शारीरिक या सामाजिक सहवास हो, अलग अलग संबंध है। किसी के आप भैया हैं, किसी के आप जीजा हैं, किसी के आप पापा हैं, किसी के आप बेटा हैं, तो एक तरीके से जस्टिफाई करते हैं नातेदारी संबंध। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डू या डू नॉट का कंसेप्ट बताते हैं कि आप क्या नहीं करेंगे और आप क्या करेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक सोशल ऑर्डर को भी मेंटेन करते हैं नातेदारी संबंध। तो सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध हैं जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। बिल्कुल,
और ये परंपरागत रूप में, परंपरा के रूप में नातेदारी व्यवस्था चली आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रॉबिन फॉक्स के शब्दों में आप जान लीजिए रॉबिन फॉक्स क्या कहते हैं। चूंकि परिभाषाएं पूछी जाती हैं इसलिए मैं हर एक चीज़ को अपने लेक्चर में समाहित करता हूं ताकि आपको अलग से कुछ भी पढ़ना ही ना पड़े। आप एक हमारा वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन क्लियर कीजिए। रॉबिन फॉक्स क्या कहते हैं, नातेदारी केवल मात्र स्वजन, वास्तविक, ख्यात कल्पित, समरक्त वाले व्यक्तियों का समूह है ना। मात्र स्वजन का मतलब क्या है, अपने जन। अपने जन कौन हो सकते हैं, पिता, माँ, भाई, बहन इत्यादि। वास्तविक, ख्याति कल्पित वाले व्यक्तियों, ये ख्याति कल्पित क्या मतलब, जिनकी व्याख्या है, जिनके बारे में चर्चा है। अब हम लोग नातेदारी के उपागम अप्रोच को जानेंगे कि कौन कौन से दो अप्रोच हैं, कौन कौन से अप्रोचेज हैं जिनके माध्यम से हम नातेदारी को ठीक तरीके से समझें। तो पहला अप्रोच है भैया वंशक्रम के आधार पर, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब पैदा होते ही किसी के बेटे हो जाते हैं, किसी के भाई हो जाते हैं। फिर दूसरा है विवाह संबंधी उपागम। दो मेन अप्रोचेज हैं भाई, जन्म के आधार पर, वंशक्रम के आधार पर कह सकते हैं, या विवाह के आधार पर। विवाह के बाद आपके और रिश्तेदार बढ़ जाते हैं। तो वंशक्रम के आधार पर देखते हैं। मूलतः पितृवंशी और मातृवंशी। पितृवंशी में क्या है, पिता की तरफ से जो आपके रिश्तेदार होंगे, आपके स्वयं के पिता और बुआ, फूफा, चाचा इत्यादि इत्यादि। और माँ की तरफ से मौसी, नानी इत्यादि इत्यादि, ये मातृवंशी या माता की तरफ से जो संबंधी रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक तीसरा अप्रोच भी है, दोहरा वंशक्रम। दोहरा, डुअल वंशक्रम है। इसमें कहा गया माता पिता की ओर से एक साथ संबंध होना। माता पिता की ओर से एक साथ संबंध होना, कि पिता की तरफ से भी आप संबंधित हैं, माता की तरफ से भी संबंधित है। अगला है उभयपक्षी वंशक्रम। उभयपक्षी वंशक्रम, इसमें कहा गया है माता पिता दोनों की परंपरा की व्याख्या की जाएगी। दोनों तरफ के जो रिचुअल्स हैं, जो जितने भी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको आप फॉलो करेंगे, उनसे जो रिलेटेड आपके दायित्व हैं उनको आप निभाएंगे। अगला है समानांतर वंशक्रम। इसमें लिंग आधारित निर्धारण किया जाता है। लिंग आधारित निर्धारण किया जाता है कि जैसे आप बेटा हैं, जैसे मेल हैं तो कैसे रिश्तेदार होंगे, फीमेल हैं तो कैसे रिश्तेदार होंगे। अगला है नातेदारी के प्रकार देखते हैं। दो प्रकार हैं। रेडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं, विवाह संबंधी नातेदारी के बारे में बताते हैं। उसके अंतर्गत वो पति पत्नी और साला साली बताते हैं। बिल्कुल, आप विवाह करने के बाद पति बनते हैं या पत्नी बनते हैं, आपको तभी साला, साली, सास, ससुर ये सब मिलते हैं। क्लियर। फिर रक्त संबंधी, फिर इसमें भी क्या भैया, माता मिलते हैं, पिता मिलते हैं। आप जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले आप माँ बाप के संतान हो कहलाते हैं, तो सबसे पहले यही है। अब हम लोग देखते हैं हैविलैंड के अनुसार। हैविलैंड एक समाजशास्त्री हैं, पूछा गया है इनके बारे में। तो हैविलैंड कहते हैं दो प्रकार बताते हैं, तीन बेसिकली। विवाह संबंधी नातेदार, जो आपको अभी क्लियर हो चुका है 100%। देखिए ये कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके जो डायमेंशंस जो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ ताकि गलती ना हो, क्योंकि बहुत ही शार्प क्वेश्चन जब बनता है तो गलत हो जाता है। आप लोग आखिरी पर तक आराम से लेक्चर के साथ बने रहें। आपको आधे 1 घंटे के लेक्चर में एक ही जगह पर पूरा नातेदारी मिल रहा है, व्यवस्था मिल रही है, जिसपे आप कभी भूलेंगे भी नहीं। उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, आप एकदम बने रहें कॉपी किताब लेकर। विवाह संबंधी नातेदार सबसे पहले जो विवाह की तरफ से जो जोड़ते हैं। फिर रक्त संबंधी नातेदार जैसे भाई बहन इत्यादि। विवाह संबंधी नातेदार जैसे जीजा, जैसे साला साली, सास ससुर। और विस्तृत नातेदार, इसमें बेसिकली दोनों आ जाएंगे। अब हम लोग नातेदारी नहीं है, नातेदार है, नातेदार के प्रकार जानते हैं। नातेदार के प्रकार जानते हैं। नातेदार बेसिकली एक रेखी और समरेखी होते हैं और समवाहिक भी होते हैं। एक रेखी समरेखी में क्या है, जैसे स्वजन। जैसे स्वजन मतलब आपके माता पिता, भाई, स्वजन, उनसे आपका जो है ईगो यानी बहुत ही पर्सनल स्व का रिलेशन होता है। स्व, जिसे मीट जिसे स्व कहते हैं ना, ईगो यानी स्व के संबंध आपके उनके साथ होते हैं। जैसे माता पिता, परदादा परदादी इत्यादि इत्यादि इनके साथ। दूसरा समवाहिक परिवार में, समवाहिक जो है जो होते हैं परिवार के आधार पर जो बनते हैं, उसमें क्या है वंश जो है आधार पर संबंध होते हैं। जैसे माता पिता या उनके वंशज, माता पिता या उनके
वंशज इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो इतना 100% आपको क्लियर होगा। ये टॉपिक एकदम ईजी है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी भी नहीं है जैसे कोई बहुत दिक्कत हो रही हो। डियर फ्रेंड्स, आप लोग यदि हमारे लेक्चर देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप पथभ्रष्ट वाले लेक्चर मत देखिए कि 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ले लिए 1 घंटा खा रहे हैं, कुछ नहीं होता है उनसे। सीरियस कैंडिडेट ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो गंभीर लेक्चर देखते हैं और या बुक्स को प्रेफर करते हैं। तो आप गंभीर लेक्चर देखिए जहाँ एक ही लेक्चर में आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे जेपी मर्डॉक के शब्दों में, जेपी मर्डॉक के शब्दों में कि वो कैसे जस्टिफाई करते हैं नातेदारी व्यवस्था को। तो मर्डॉक, इनका ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 3 प्रकार बताते हैं प्राथमिक संबंधी, ये 8, 33 और 151, ये 3 हैं। 8, 33, 151 प्राथमिक जो संबंधी नातेदार हैं, भाई बहन पापा मम्मी इस टाइप वाले, इनको 8 बताता है। द्वितीयक संबंधी में, द्वितीयक संबंधी जो हैं उनको वो 33 बताते हैं। द्वितीयक संबंधी क्या है? जैसे पिता के भाई, चाची, ये सब द्वितीयक हैं। तो ये जो है इस तरीके से 33 संबंधी होते हैं, ऐसा कहना है। एकदम ये रट लीजिए, ये जरूर पूछ लिया गया है कईयों बार। 8 प्राथमिक, द्वितीयक 33, तृतीयक 151 और तृतीयक में 151 है। ये 151 कैसे हैं? मतलब द्वितीयक के प्राथमिक तृतीयक कहलाते हैं। तो उस तरीके के 151 हमारे रिश्तेदार होते हैं हम लोगों के। जैसे उस टाइप के नहीं कहते मामा के बेटी की बुआ के लड़के हैं, इस टाइप के जो लोग होते हैं वो तृतीयक नातेदार की श्रेणी में आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे मार्गन के शब्दों में। मार्गन उन्होंने जो फैमिली की परिभाषा है, फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तो इन्होंने इराकुइज जनजाति का अध्ययन किया। इराकुइज जनजाति का पूछा गया है कि जो है मार्गन ने किसका अध्ययन किया, तो आपको पता है इराकुइज का अध्ययन किया है। क्लियर? वो 2 प्रकार से इसे बताते हैं, 2 टाइप हैं उनके, याद रखना, पूछा जा सकता है। कभी कभी तो एकदम सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, 1 प्रकार है, 2 प्रकार है, 10 प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। तो पहला है वर्गात्मक संबंधी सूचक और दूसरा है विशिष्टात्मक स्पेसिफिक। तो वर्गात्मक में जैसे सोमा नागा होते हैं असम के, ये बहुत नोट करते हुए चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमा नागा असम में पाए जाते हैं। ये क्या, ये मतलब अपने जो है माँ और मौसी के लिए शब्द प्रयोग करते हैं अजा। मम्मी और मौसी को क्या कहेंगे? अजा, अजा। और चाचा और मौसा के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? अपू। चाचा और मौसा के लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे? अपू। और हम लोग फिर आते हैं विशिष्टात्मक नातेदारी, जैसे पिता। तो पिता जो है इनको स्पेसिफिकली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा पिताजी ही कहकर संबोधित करते हैं, कोई इसके लिए निकनेम नहीं है। अब हम लोग आगे बात करेंगे फ्रेंड्स नातेदारी व्यवहार के नियामक, रेगुलेटर्स पर। तो इसमें पहला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पहला है परिहार। परिहार, यह कंसेप्ट पूछा गया है कि परिहार क्या होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है। और परिहार ये जो है क्या बला है, ये इसके बारे में भी पूछा गया है। तो परिहार बेसिकली ऐसे है, जैसे मान लो रमेश और सुरेश 2 भाई हैं, रमेश बड़ा है, सुरेश दूसरे नंबर पर है। और मान लो सुरेश की शादी होती है, सुरेश छोटे हैं, इनकी शादी होती है, तो पता लगा रमेश क्या करेंगे, इनकी वाइफ से, रमेश सुरेश की वाइफ से किसी प्रकार का हंसी मजाक नहीं करेंगे। नॉर्थ इंडिया में तो मुंह भी ढकती हैं, वो छोटी जो है बहुएं जो होती हैं, भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी मुंह भी ढकती है, दूरी बनाए रखते हैं, एक डिस्टेंसिंग उनके बीच में होती है, तो उसे कहा जाता है परिहार। जबकि और ये परिहार का कंसेप्ट किसने दिया है? टायलर ने दिया है। आपको एकदम रटे रहना, किसने दिया है? टायलर ने दिया है। एक कंसेप्ट है मात्र सत्तात्मक। तो ये मात्र सत्तात्मक जो व्यवस्था है श्रीलंका की वेट्रा जनजाति में पाई जाती है, श्रीलंका की वेट्रा जनजाति में पाई जाती है, और वहाँ भाई और बहन के बीच में भी परिहार के संबंध हैं। भाई और बहन के बीच में एक दूरी है, परिहार के संबंध है। नॉर्थ इंडिया में तो भाई बहन ठीक ठाक, मतलब आपस में हंसी मजाक करते हैं, भद्दे नहीं, अच्छे से। दूसरा है फ्रेजर।
फ्रेजर के बारे में आप लोग जानते हैं कि फ्रेजर विल्फर्ट, ये क्या कहते हैं, निषिद्ध यौन संबंधों के आधार पर परिहार को देखते हैं कि किसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होने हैं और किसके साथ नहीं होने हैं। और वही फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक हैं, सबसे बड़े दुनिया के मनोवैज्ञानिक फ्रायड ही माने जाते हैं, इन्होंने भी यौन परिहार की बात करी है कि किसके साथ कोई व्यक्ति यौन संबंध स्थापित कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उस आधार पर ये परिहार को जस्टिफाई करते हैं। तो आपको एक परिहार क्लियर हो गया, सिंपल। टायलर ने दिया मात्र सत्तात्मकता के संदर्भ में श्रीलंका की वेट्रा जनजाति का अध्ययन जो है टायलर ने द्वारा किया गया, और जो वो बताते हैं कि सिस्टर और ब्रदर में परिहार संबंध है, क्लियर। उसके बाद फ्रेजर ने क्या होता है, निषिद्ध यौन संबंधों के आधार पर जो है परिहार बताया कि किसके साथ ये रिलेशन, फिजिकल रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकते हैं, किसके साथ नहीं। फिर उसके बाद फ्रायड क्या बताते हैं, यौन परिहार के आधार पर बताते हैं कि किसके साथ संबंध बनेंगे, किसके साथ नहीं बनेंगे। फिर परिहास है, परिहार का एकदम उल्टा परिहास। परिहास में होता है हंसी मजाक। उत्तर भारत में तो ऐसे ही होता है, जैसे जीजा साली के मध्य जो हंसी मजाक होता है, और ये थोड़ा सा हंसी मजाक होता है। उसके बाद जैसे क्षेत्र वाइज है, मामा और भांजा जो है, मामी और भांजा या भांजी, देवर और भाभी, इन सब के बीच में एक हंसी मजाक का जो है माहौल रहता है, तो इसे कहा जाता है परिहास संबंध। जबकि परिहार में इसके एकदम ठीक उल्टा है, और ये कंसेप्ट दिया है रेडक्लिफ ब्राउन ने परिहास संबंधों की व्याख्या की है। आते हैं अगला, माध्यमिक संबोधन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को हंसी आने लगेगी ये बताएंगे तो। माध्यमिक संबोधन कैसे काम करता है भैया, सब बहुत पूछा जाता है, आप लोग नोट करते हुए चलिए। माध्यमिक संबोधन ऐसे है, जैसे शीला सुरेश की पत्नी है, तो अब इनके मान लो बेटे हैं जो है गुड्डू इनके बेटे हैं, दोनों लोग बेटे हैं। तो शीला को अगर घर में बुलाना है सुरेश को, तो कहेंगे गुड्डू के पापा इधर आइए, गुड्डू के पापा ये लाइए, गुड्डू पापा खाना खाइए, गुड्डू पापा पानी पीजिए, जो भी कहना है उसमें वो बच्चे को संबोधन बना लेंगी। या भैया को भी बना सकते हैं, जैसे मान लो इनकी सुरेश की बहन है सरिता, तो ऐसे कहेंगे सरिता के भैया जो है ये बात सुनिए, करिए, इत्यादि इत्यादि। तो आपको क्लियर हो गया, माध्यमिक संबोधन में एक व्यक्ति बीच में होता है। तो ये टायलर ने कंसेप्ट दिया है, आपको क्लियर रहना चाहिए। फिर मातुलेय का कंसेप्ट, ये भी टायलर ने दिया है। इसमें क्या है, इसमें मामा के यहाँ जाकर जो है जो भांजा रहता है और उनकी पत्नी रहती है, मामा जिम्मेदारी एक तरीके से लेते हैं, और मामा थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी करते हैं, तो ठीक हो गया। अगला हो गया पितृस्वश्रय। ये बड़ा जो है टेढ़ा नाम है, पितृस्वश्रय। इसमें क्या होगा, पिता और बुआ के बच्चों के बीच में जो चीज़ें रिलेशन पाए जाते हैं। इसमें क्या होगा, जो बुआ के यहाँ बच्चे जाकर रहेंगे, ठीक है, बुआ के यहाँ जाकर बच्चे रहेंगे, और ये बुआ यहाँ फिर भी आकर रहते हैं। अगला है सहकष्टी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सहकष्टी में क्या होगा, जैसे पत्नी जब प्रेग्नेंट होगी, डिलीवरी होने के समय इनके साथ में कक्ष में पति भी रहेंगे, और जैसे वो कष्ट की अनुभूति जन्म देते वक्त बच्चे को करती हैं, वैसे वो पुरुष महोदय, उनके पति महोदय भी वो उस कष्ट को महसूस करेंगे, वैसा करेंगे। तो ये प्रथा आमतौर पर जो पाई जाती है जनजातियों में, जिसमें टोडा में, खस में और खासी में। भैया ये खूब प्रश्न पूछे जाते हैं और चौपट कर देते हैं अच्छे लोग, इसलिए बहुत ढंग से इनको करिए, बहुत अच्छे से नोट करते चलिए ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। लेक्चर में आखिरी पर तक बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सहकष्टी एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं वंशानुक्रम के आधार पर। एकदम सोशियोलॉजी में आप एकदम मास्टर हो जाएंगे, ये गारंटी है, एकदम आप इसे करें। वंशानुक्रम के आधार पर WHR रिवर्स ने वंशानुक्रम के आधार पर बताया। अब वो क्या कहते हैं, वंशानुक्रम है क्या, एक ऐसा समूह जिसकी सहायता जन्मजात है, जिसकी सदस्यता
जिसकी सदस्यता जन्मजात है, यहाँ जिसकी सदस्यता जन्मजात है, एक ऐसा समूह जिसकी सदस्यता जन्मजात है उसे क्या कहा जाएगा, वंशानुक्रम। जहाँ लोग यह निश्चित कर सकते हैं कि वह माता पिता में किस पक्ष से हैं। ठीक है, तो ये बात एकदम ठीक है, सदस्यता जन्मजात है। जैसे आपके पिता हैं सुरेश, आपका नाम है दिनेश रखा गया, तो आपकी सदस्यता जन्मजात है कि हाँ ये किसके खानदानी है, बताते हैं गांव में, कहेंगे सुरेश का लड़का है। ठीक है, सुरेश का लड़का है दिनेश, ऐसे करके, है ना। तो आप उस फलाने वंशक्रम के आएंगे, या कहेंगे चौधरी साहब, जैसे कोई चौधरी है, ठाकुर है, कुछ भी है, तो उसके बताएंगे उसके खानदान के हैं, उसके वंश के हैं। अगला है गोत्र और वंश, क्लियर हो गया। अगला हो गया गोत्र और वंश, इसको समझ लेते हैं, बड़ा आसानी, बहुत आसान है, लेकिन वैसे कंफ्यूज करेगा। गोत्र क्या है, गोत्र एक बहिर्विवाही समूह है, यानी दो सेम गोत्र आपस में विवाह नहीं करते, बहिर्विवाही समूह है। जबकि जो पूर्वजों से संबद्ध होना वंशानुक्रम का प्रतीक है। ठीक है, आपको बताया ना, वंशानुक्रम, वंश का मतलब है आप पूर्वज से संबंधित हो। जैसे किसी के पिता का नाम सुरेश है, सुरेश के पिता राजेश थे, और सुरेश का बेटा दिनेश है, दिनेश का बेटा महेश होगा। ठीक है, तो इस तरीके से नाम चलता है। ये क्या है, परदादा, ये क्या है, दादा, ये है पापा, परदादा, दादा, पापा, और ये बेटा या पुत्र, पुत्र हो गए, है ना। तो इस तरीके से आप इसे देखते हैं, क्लियर 100%। तो इसे कहते हैं वंश। अगला, उत्तराधिकार के नियम के आधार पर हम उत्तराधिकार के नियम हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले होता है ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठाधिकार में क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ठीक तरीके से आप लोग समझिए। ये यहाँ से प्रश्न आते जरूर हैं, आए हुए हैं। जो लोग बैकइयर्स देख रहे होंगे वो हमारे जो है वीडियोस का महत्व ठीक तरीके से समझेंगे। बाकी जो हवाबाजी में तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे घूमें। ज्येष्ठाधिकार, इसमें बड़ा बेटा संपत्ति का या घर का मुखिया होगा, घर का मुखिया होगा। ज्येष्ठाधिकार क्लियर हो गया। फिर हो गया कनिष्ठाधिकार। कनिष्ठाधिकार, इसमें घर का जो छोटा बेटा होगा वो दावेदार होगा। ये प्रथा आमतौर पर पाई जाती है पितृसत्तात्मक समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में, और यह प्रथा पाई जाती है मातृसत्तात्मक समाज में, मातृसत्तात्मक समाज में। ठीक है, फिर अगला है समानाधिकार, यानी कि सबको, जैसे पिता की संपत्ति में पिता के 4 बेटे थे, तो यहाँ बड़े छोटे का कोई कंसेप्ट नहीं, सबको समान संपत्ति में भागीदार मिलेंगे। 100 रुपये को 4 से भाग दे दिया जाएगा, 25-25 रुपये सबको मिलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एक कंसेप्ट है नातेदारी के अणु। नातेदारी के अणु, ये अणु, इस कंसेप्ट को यूज किया है लेवी स्ट्रॉस ने। लेवी स्ट्रॉस ने इस कंसेप्ट को यूज किया है। इसमें कौन लोग होते हैं, एकदम क्लोज रिलेटिव्स, माता पिता पति पत्नी, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है नातेदारी का अणु। जैसे होता ना कि अणुओं से मिलकर परमाणु बनता है, तो भैया वही से हिसाब समझिए कि एकदम कोर रिलेटिव्स, कोर मुख्य संबंधी, वो उन्हें कहा जाता है अणु। फिर आवास के आधार पर हम लोग देखेंगे भाई, आवास के आधार पर नातेदारी को देखेंगे। तो आवास के आधार पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लंबा चौड़ा है। बने रहिए, कॉपी किताब लगाकर लगातार नोट करते रहिए, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। ये कंसेप्ट दिया बोहनन ने, आपको ये पूछा गया है, आप नोट करेंगे। किसने दिया है आवास के आधार पर नातेदारी को, बोहनन ने बताया है। उसमें पहला क्या है, नवस्थानीय नातेदार, यानी पति पत्नी, मैंने बताया था परिवार में पति पत्नी और पति ना तो पिता के यहाँ रहेंगे, ना फादर के यहाँ रहेंगे, ना मदर के यहाँ रहेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, एक नए स्थान पर जाकर रहेंगे, नए स्थान पर जाकर पति पत्नी रहेंगे। तो ये प्रथा कहाँ पाई जाती है, नाइजीरिया में।
नाइजीरिया में यह प्रथा पाई जाती है। क्लियर। फिर हो गया रक्त संबंधी। अब रक्त संबंधी तो भाई कई हो गए, रक्त संबंधी तो कई हो गए। तो रक्त संबंधी में एक है पितृस्थानी। पितृस्थानी मतलब पिता के यहाँ जाकर रहना, पिता के यहाँ जाकर रहना, शादी के बाद पिता के यहाँ जाकर रहना। पति पत्नी, पति पत्नी पिता के यहाँ जाकर रहेंगे, ये हो गया पितृस्थानी। फिर अगला है भैया मातृस्थानीय। मातृस्थानीय में पति पत्नी माता जी के यहाँ पर रहेंगे, अपनी मदर के यहाँ रहेंगे। और ये प्रथा ज़्यादा पर पाई जाती है मातृसत्तात्मक परिवारों में, मातृसत्तात्मक परिवारों में, क्योंकि वहाँ घर का जो मुखिया होता है माँ होती है, तो माँ के यहाँ जाकर रहेंगे। फिर मातृपितृस्थानीय, ये एस्किमोज ज़्यादा रहते हैं। मातृपितृस्थानीय यानी माँ और पिता के साथ बहू बेटा रहेगा, बहू बेटा माँ और पिता के साथ साथ रहेगा, तो ये मातृपितृस्थानीय हो गया। क्लियर हो रहा है एकदम आसानी के साथ, बहुत इजी ढंग से बता रहा हूँ एग्जाम्पल से, ताकि कोई दिक्कतें ना हो। फिर पुत्र स्थानीय। पुत्र स्थानीय भैया क्या है, एकदम उल्टा है, ये गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पुत्र स्थानीय में मदर फादर किसके पास जाकर रहेंगे, बेटे के पास रहेंगे। जैसे होता ना, बेटा शहर में नौकरी पा गया, मदर फादर गांव में रहते थे, फिर वो जाकर उसके पास रहने लग गए, या शादी के बाद भी रह सकते हैं। फिर अगला है पुत्री स्थानीय, कि जैसे कई बार पश्चिम बंगाल वगैरह में ऐसा है कि बेटी के यहाँ जाकर रहो, ठीक है, मदर फादर बेटी के यहाँ जाकर, बेटी और दामाद के यहाँ जाकर रहें, तो उसे कहा जाता है पुत्री स्थानीय। फिर अगला है मामा स्थानीय, यानी कि जो पति हैं और पत्नी हैं, ये दोनों लोग जाकर कहाँ रहेंगे, मामा जी के यहाँ, मामा जी का घर उनका घर होगा, तो मामा स्थानीय हो गए। फिर अगला है बुआ स्थानीय, पति पत्नी कहाँ रहेंगे, बुआ जी के यहाँ, बुआ जी के यहाँ रहेंगे, बुआ जी के स्थान पर जाकर बस जाएंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, बुआ स्थानीय। क्लियर हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, और ना ही इसमें कोई भूलने की चांस मैं छोड़ रहा हूँ, तो कि एग्जाम्पल से बता रहा हूँ चीज़ें, और वो बर्डन भी क्रिएट नहीं करेगा। अगला है भ्राता स्थानीय। भ्राता स्थानीय का मतलब है कि पति पत्नी अपने जैसे बड़ा भाई है उसके यहाँ पर ना जाकर रहने लगे, तो ये भ्राता स्थानीय हो गए। अगला है भगनी स्थानीय। भगनी स्थानीय मतलब बहन या बहन कई जगह लिखते हैं, बहन, बड़ी बहन कोई है उसके यहाँ जाकर रहने लग गए, पति और पत्नी, ठीक है। तो ये रक्षक कौन होगी, बहन होगी। आगे बुआ भतीजा स्थानीय। बुआ भतीजा स्थानीय का मतलब क्या है भैया, बुआ जो हैं, कभी क्या होता है कि जैसे फादर एक्सपायर हो गए, बुआ के हस्बैंड मर गए, या बुआ ने शादी ही नहीं करी, या मान लो बुआ विडोज थी, तो क्या कहाँ रहेंगी, वो भैया रहेंगी भतीजा के यहाँ, क्योंकि इनके भैया तो एक्सपायर हो गए हैं या नहीं हैं, या जो भी है, अब भतीजा है, घर का मुखिया है, करता धरता है, तो उसके यहाँ रहेंगी। फिर विषम स्थानीय। विषम स्थानीय भैया रक्त संबंधी सब लोग होते हैं, रक्त संबंधी होते हैं, और रक्त संबंधी मैं बहुत बता चुका हूँ, तो उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग तीसरा प्रकार देखेंगे। पहला देखा था नव स्थानीय, दूसरा देखा रक्त संबंधी, और तीसरा देखेंगे वैवाहिक नातेदार। तो वैवाहिक नातेदार भैया मैंने पहले ही बताया, एक होते हैं पति स्थानीय और दूसरे होते हैं पत्नी स्थानीय, है ना। तो इसमें पति स्थानीय में क्या होगा, ननद जो है, देवर, चाचा, चाची, बुआ इत्यादि, है ना, सास ससुर। और वैसे इधर जो है क्या होगा, साली, साला, ससुर, सास इत्यादि। तो
तो एकदम ये क्लियर हो गया होगा 100% पूरे तरीके से। अब ये कंसेप्ट है, एक है पति स्थानीय और पत्नी स्थानीय का कंसेप्ट किसने दिया? पति स्थानीय पूछा गया है और पत्नी स्थानीय, पत्नी स्थानीय का कंसेप्ट दिया है ओडम महोदय ने। पति स्थानीय और पत्नी स्थानीय की बात किसने करी? ओडम महोदय ने करी है। तो आप लोगों का उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पूरे तरीके से 100% क्लियर होगा, आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप हमारे पेड ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें 7054161270 पर, या फिर एक कॉल कर सकते हैं, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी फीस है यूपीएससी या पीसीएस के लिए 25,000 रुपये सोशियोलॉजी में, नेट जेआरएफ के लिए 11,000 रुपये, और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6,000 रुपये, जिस पर चल रहा है 5% डिस्काउंट, जिस पर चल रहा है 10% डिस्काउंट, जिस पर चल रहा है 10% डिस्काउंट। अगर आप हमारे कैंडिडेट बनते हैं, सदस्य बनते हैं, तो आपको तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा हर चीज़। तो आप वहाँ से आराम से पूरी जानकारी ले लीजिएगा और आप हमें कॉल करिए, आप हमारे लेक्चर ज्वाइन करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।